नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी की जिला अदालत ने एसआई की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने की मांग को लेकर फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी को दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बुधवार को अदालती आदेश का हवाला देते हुए ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट 4 सप्ताह तक सार्वजनिक न करने की अपील की थी। इस मामले की सुनवाई करने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने आज सभी अलग अलग प्रार्थना पत्रों पर अपनी टिप्पणी दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक कर इसका फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही खड़गे ने कहा है कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए। वो राम मंदिर साइट या बीच पर जाते हैं और फोटो सेशन कराते हैं। वो मुंबई या केरल जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आप उनकी फोटो हर जगह देख सकते हैं। खड़गे ने कहा कि वो उस तरह फोटो खिंचवाते हैं जैसे भगवान दर्शन दे रहे हों, लेकिन ये महान शख्स मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। टीएमसी ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में सीट साझेदारी को लेकर कांग्रेस के प्रति उसका खुला मन है, लेकिन अगर वार्ता फेल होती है तो वो अकेले जाने को भी तैयार हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार लोकसभा में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सीट साझेदारी को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतिम फैसला दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि कांग्रेस के प्रति हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं। अब वो क्या करते हैं ये उनके ऊपर है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है ये सोनिया गांधी और ममता बनर्जी तय करेंगी। बता दें, 2 दिन पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी से सीट की भीख नहीं मांगेगी। एक अन्य वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन साथ ही अकेले जाने को भी तैयार है। मालूम हो कि राज्य की 42 लोकसभा सीटों में टीएमसी कांग्रेस को 4 सीटें देना चाह रही है। 2019 में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि रविवार को सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होगी। इसमें आप और जेडीयू से सबसे पहले बातचीत होगी। उन्होंने संकेत दिया कि हर राज्य का फॉर्मूला अलग अलग होगा। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सलमान खुर्शीद ने कहा कि 7 जनवरी से हम उन दलों से बातचीत करेंगे जिन दलों ने अपने प्रतिनिधि को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। इसके बाद इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हमें समय देंगी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। शुरुआत में हम उनकी अपेक्षाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। हमारी अपनी पार्टी के नेतृत्व ने हमें बताया है कि कांग्रेस गठबंधन से क्या उम्मीद करती है, इसलिए चाहे वो मेल खाते हो या नहीं, या जहां हमें बातचीत करने की जरूरत है, ये सब तब साफ हो जाएगा जब हम दूसरे पक्ष से मिलेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी एक बार फिर विधानसभा चुनाव मॉडल अपनाने की तैयारी में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव मॉडल यानी अपने सांसदों, मंत्रियों को चुनाव में उतारने की रणनीति। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई राज्यसभा सांसदों को मैदान में उतारेगी। कई ऐसे राज्यसभा सांसद भी लिस्ट में होंगे जो फिलहाल मंत्री भी हैं। बीजेपी के एक नेता ने हालिया विधानसभा चुनावों का उदाहरण दिया, जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 4 केंद्रीय मंत्रियों सहित 18 सांसदों को मैदान में उतारा था। बीजेपी का मानना है कि इस रणनीति ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। लोकसभा चुनाव में कम से कम एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के कम से कम 2 दिग्गजों को दिल्ली से मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद हैं उनमें राजीव चंद्रशेखर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे का नाम लिस्ट में आ सकता है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को घोषणा की 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा तो वो नासिक में गोदावरी नदी तट पर महाआरती करेंगे और पंचवटी में काला राम मंदिर जाएंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहाँ पर भगवान राम का निवास बताया गया है और अपने निर्वासन के दौरान यहाँ रुके थे। बता दें, उद्धव की शनिवार 6 जनवरी की घोषणा भी एक तरह की राजनीति है। उन्होंने 22 जनवरी को जिस कालाराम मंदिर में जाने का फैसला किया है, वहां दलितों के जाने पर लंबे समय तक रोक रही है।
1930 में बाबा साहेब आम्बेडकर और साने गुरुजी को दलितों को इस मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह का महाराष्ट्र के दलितों में बहुत महत्व है और उस दिन वो कार्यक्रम भी करते हैं। बता दें, राम मंदिर उद्घाटन समारोह में उद्धव को नहीं बुलाया गया है। इस मुद्दे पर शिवसेना, यूबीटी और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। मुंबई पुलिस ने भगवान राम पर विवादित टिप्पणी के मामले में नेशनल कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आभान के खिलाफ केस दर्ज किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि शुक्रवार देर रात विधायक जितेंद्र आभान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। शुक्रवार को ही पुणे में उनके खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया था। एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आभान महाराष्ट्र विधानसभा में ठाणे जिले की मुमरा कलवा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुंबई में जितेंद्र आभान के खिलाफ ये एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता गौतम रावरिया ने दर्ज कराई है। बता दें, 3 दिन पहले जितेंद्र आभान ने बुधवार को शिरडी में पार्टी के कार्यक्रम में ये कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि भगवान राम मांसाहारी हैं, वो शिकार करते थे और उसे खाते थे, वो हमारे हैं, बहुजनों के हैं। आप लोग यानी बीजेपी के लोग हमें शाकाहारी बना रहे हैं, लेकिन हम भगवान राम का अनुसरण करते हैं और मटन खाते हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में 9 दिन पहले शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने शनिवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स से किए गए ट्वीट में अंबाती रायडू ने लिखा, सभी को सूचित करता हूं कि मैंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी छोड़ने और कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है। सही समय आने पर अगला कदम उठाया जाएगा। इससे पहले 28 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की मौजूदगी में अंबाती रायडू ने उनकी पार्टी ज्वाइन की थी। कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों से जुड़ने की अपील कर रही है और सोशल मीडिया पर इसे प्रचारित किया जा रहा है। आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बनाई गई वीडियो को ट्वीट कर लिखा है, हम फिर आ रहे हैं अपनों के बीच, अन्याय और अहंकार के विरुद्ध न्याय की ललकार लेकर। सत्य के इस पथ पर मेरी शपथ है कि यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। बता दें, 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि हम अपनी बात उनसे कह सकें और समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी बात सुन सकें। ईडी ने पश्चिम बंगाल के राशन घोटाला मामले में घर की तलाशी और 17 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उत्तर 24 परगना जिले की बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और टीएमसी नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को इसी मामले में एक अन्य नेता के घर छापेमारी के दौरान हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। वहीं इस घटना पर ईडी ने शुक्रवार की रात एक बयान जारी किया और बताया ये मामला कैसे हुआ। गुरुवार रात को ईडी के अधिकारियों पर उत्तरी 24 परगना जिले में उस समय हमला हुआ जब वो राशन मामले में शंकर आध्या और टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घरों पर छापेमारी करने जा रहे थे। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुसीबत में फंसा दिया है। भाजपा का आरोप है कि ईडी टीम पर जिस भीड़ ने शुक्रवार को हमला किया उसमें रोहिंग्या लोग भी शामिल थे। ये सभी टीएमसी के वफादार हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री ममता से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिखा है, उल्लेखनीय रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने टिप्पणी की कि ये एक घटना संवैधानिक संकट है। जस्टिस ने राज्यपाल के हस्तक्षेप और राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की। संदेश खाली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भी जोरदार अपील की जा रही है। द टेलीग्राफ के मुताबिक हाईकोर्ट में जब जस्टिस गंगोपाध्याय के वकील सुधीश दासगुप्ता ने घटना के बारे में बताया तो उन्होंने टिप्पणी की, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ईडी के अधिकारी कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जज ने कहा, वहां तो केंद्रीय बल के जवान रहे होंगे, क्या उनके पास बंदूक और गोलियां नहीं थी? उन्होंने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? पश्चिम बंगाल के प्रभारी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य में अब कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज वो घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या हो सकती है। मेरे लिए ऐसी बात कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट हैं।
टीएमसी नेताओं ने कहा कि अधीर रंजन कुछ भी बयान दे देते हैं। सट्टेबाजी के लिए कुख्यात ऐप महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी के चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। अब चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम आने के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि असीम दास ने एजेंसी को बताया कि ये पैसा हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। असीम दास ने यह भी कहा कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रोमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। महादेव बेटिंग ऐप मामले में आरोपी असीम दास ने अपने उस बयान पर कायम रहने का दावा किया है, जिसमें उसने कहा था कि उसके पास से बरामद 5.39 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए जाने थे। बता दें, इससे पहले असीम दास ने भूपेश बघेल को पैसे देने से मना कर दिया था और कहा था कि उसने कभी भी किसी को नकदी नहीं दी थी, लेकिन अब वो फिर से अपने बयान पर वापस आ गया है, यानी बयान से मुकर गया है, जिससे भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी के अनुसार असीम दास ने अपने शुरुआती बयान से पलटने का कारण बताते हुए कहा कि उसके वकील के साथ एक व्यक्ति जेल में आया था। उसने एक दस्तावेज देते हुए उसे अपनी लिखावट में दर्ज करने के लिए कहा। उसे लगा कि शायद ऐसा करने से अपने मुकदमे में लाभ होगा। उसे यह भी नहीं पता था कि इसे किसे भेजा जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर पैनल ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासन ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। एक सार्वजनिक नोटिस में उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 से 5 जनवरी तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारतीय रॉकेट से नेपाली सैटेलाइट मुनाल को लॉन्च करना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें और भूकंप के बाद राहत आपूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई। लेकिन इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एक समझौते की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके तहत भारत अगले 10 साल के अंदर नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा और नेपाल के अंदर जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा। इसकी सफलता के लिए दोनों देशों को मिलकर बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। ये समझौता सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक अर्थ भी होते जा रहे हैं। 2015 की कथित नाकेबंदी, नक्शा विवाद जैसी कुछ घटनाएं बीते सालों में हुई हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ी हैं। ऐसे में चीन ने आगे बढ़कर नेपाल में निवेश किया, जिससे भारत असहज हुआ है। लेकिन अब इस समझौते से भारत और नेपाल अपने बीच के रिश्तों को सामान्य बना रहे हैं। सवाल है, इस समझौते की भारत के लिए क्या अहमियत है? क्या नेपाल में बढ़ते चीन के प्रभाव को भारत कम कर रहा है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ये तय करने के लिए एक ऐतिहासिक केस की सुनवाई करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की होड़ में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस केस की सुनवाई फरवरी में होगी और इसका फैसला पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज कोलोराडो राज्य के एक फैसले के खिलाफ सुनवाई करने को तैयार हो गए। कोलोराडो ने अपने फैसले में ट्रंप को प्राइमरी चुनाव लड़ने से रोकने के लिए 2024 के बैलेट से हटा दिया था। ट्रंप ने मेन राज्य के किए ऐसे ही एक फैसले को भी चुनौती दी है। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के हाथों हुई हार के बाद ट्रंप समर्थकों ने आज से ठीक 3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में दंगे किए थे। इस विद्रोह में ट्रंप के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए और मांग की गई कि ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या गृहयुद्ध के समय हुआ संवैधानिक संशोधन ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनने से रोकता है या नहीं रोकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।